नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा 7वीं भूगोल, पाठ 7, भाग 3। पाठ का नाम है मृदा और यह प्राकृतिक भूगोल का हिस्सा है। इस पाठ में हमारे चर्चा के बिंदु हैं मृदा के प्रकार, मृदा क्षरण और अवनति, मृदा का संवर्धन। इन 3 मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मृदा और उसके प्रकार। तो मृदा के बारे में तो हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। मृदा क्या होती है? जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण। मृदा का रंग, श्रेणी, निर्माण की प्रक्रिया, परत की मोटाई आदि के आधार पर राज्य की मृदा के प्रमुख 5 प्रकार किए जा सकते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार हम देखते हैं? मोटी खुरदुरी मृदा, उसके बाद है काली मृदा, लाल मृदा, तटवर्ती कांप की मृदा और पीली सी कत्थई मृदा या पीली मृदा। यह 5 प्रमुख प्रकार हम कर सकते हैं। महाराष्ट्र के संदर्भ में यह बात हो रही है, तो चलो इसके बारे में और जानते हैं। पहला है मोटी खुरदुरी मृदा। ये कहाँ पर मिलती है? तो महाराष्ट्र में हम देखें तो अजंता, बालाघाट और महादेव की पहाड़ियाँ, इन क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, ना के बराबर होती है। और हमने पहले जाना था कि ह्यूमस किसे कहते हैं? मिट्टी में बहुत सारे वनस्पतियों की जड़ें, खरपतवार, खरपात मिल जाते हैं, प्राणियों के मृतावशेष मिलते हैं और ये इनका विघटन होता है बहुत सारे बैक्टीरियाज के द्वारा। और ये जो विघटित हुए जैविक पदार्थ होते हैं, इनको हम ह्यूमस कहते हैं। तो मोटी खुरदुरी मृदा जो अजंता, बालाघाट और महादेव की पहाड़ियों के क्षेत्र में पाई जाती है, उसमें ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। अब ये अजंता, बालाघाट और महादेव की पहाड़ियों का क्षेत्र कौन सा है? तो ये हम देख रहे हैं अजंता रेंज, हम यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं महादेव रेंज और इसी के यहाँ पर बीच में है बालाघाट की पहाड़ियाँ। तो कम वर्षा और अपर्दन की क्रिया के परिणाम स्वरूप यह मृदा निर्मित होती है। जिन क्षेत्रों में बारिश कम होती है और उसके बाद अपर्दन की क्रिया होती है, यानी क्षरण की जो क्रिया होती है, छीजन की क्रिया होती है, उसके परिणाम स्वरूप इस मृदा की निर्मित होती है। तो पठार के पश्चिमी भाग में पर्वतीय समतल क्षेत्र में यह मृदा पाई जाती है। अगला है काली मृदा। यह काली मृदा दक्कन पठार के पश्चिमी भागों में अत्यधिक काली मृदा मिलती है, तो पूर्वी भाग में मध्यम काली मृदा पाई जाती है। ये हमने देखा था क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पश्चिमी भाग में जो है वर्षा अधिक होती है और पूर्वी भाग में वर्षा कम होती है। तो हमने शुरुआत में ही देखा था कि मृदा के प्रकार में जो विभिन्नता पाई जाती है, उस पर प्रादेशिक जलवायु का भी असर पड़ता है। तो रेगुर अथवा कपास की काली मृदा, इस नाम से यह मृदा प्रसिद्ध है। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है, कपास की मृदा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस जो क्षेत्र में इसमें कपास की खेती अच्छी होती है, इसलिए इस रेगुर मृदा को कपास की मृदा भी कहते हैं। मध्यम वर्षा के प्रदेश में यह मृदा पाई जाती है। नदियों की घाटी में कांप की मृदा के मैदानों और घाटी भागों में यह मृदा पाई जाती है। अगला प्रकार है लाल मृदा। अब अभी भी हम इस मानचित्र को देखें तो हमें मानचित्र देखकर ही समझ में आ जाता है कि लाल मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है। आप ध्यान से मानचित्र देखोगे
तो ये लाल मृदा ये यहाँ दर्शाया गया है, ये लाल मृदा का क्षेत्र है। तो ये कोंकण का किनारा है, पश्चिमी किनारा। उसी तरह से ये विदर्भ का पूर्वी किनारा है। यहाँ पर ये लाल मृदा बहुतायत से दिखाई दे रही है। तो सह्याद्री के पश्चिम में कोंकण तटवर्ती क्षेत्र तथा पूर्व विदर्भ में ये मृदा पाई जाती है। अतिवर्षा के प्रदेश में चट्टानों का होने वाला अपर्दन बड़े पैमाने पर बह जाता है। चट्टानों का लगातार सतत अपर्दन होते रहता है, हवा के कारण, पानी के कारण, है ना। तो ये हमने पढ़ा है। तो चट्टानों का जो ऊपरी आवरण है वो पानी के द्वारा बह जाता है। अपर्दन होने पर क्या होता है, चट्टानों का अपर्दन होने पर उसके ऊपरी जो छीजन होती है वो बारीक धूल या कणों के रूप में चट्टानों पर रुकी रहती है। लेकिन जब बहुत तेज बारिश होती है तो उससे क्या होता है कि वो जो अपर्दन हुआ है, जो छीजन के कारण जो बारीक धूल है या कण है वो बह जाते हैं, जिससे मूल चट्टान अनावृत हो जाती है। अनावृत होना मतलब आवरण का जो है वो हट जाना। तो मूल चट्टान के ऊपर कौन सा आवरण था, वो बारीक कणों का, धूल का आवरण था। बहुत ज्यादा बारिश होने से यह आवरण बह गया तो मूल चट्टान अनावृत हो गई। अब उन चट्टानों में जो लौह खनिज हैं, तो उन चट्टानों में स्थित लौह का वातावरण में निहित ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है। हवा में ऑक्सीजन होती है, हम सब जानते हैं। तो ऑक्सीजन का संयोग होता है लौह से, लोहे के खनिज से, और रासायनिक प्रक्रिया होती है, केमिकल एक्शन होता है। और केमिकल एक्शन जब होता है तो उसके बाद कुछ नया उठ के आता है। तो जो लौह खनिज है उसके फेरस जो होता है Fe, उसका ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है और फेरस ऑक्साइड बनता है। तो इसके द्वारा जो मिट्टी है वहाँ पर वो लाल रंग की हो जाती है। इसके द्वारा जो मृदा का निर्माण होता है वह मृदा जो है वो लाल रंग की हो जाती है, क्योंकि वो जो चट्टान अनावृत हो गई, उस चट्टान में जो लौह खनिज थे उसका संयोग हुआ हवा की ऑक्सीजन से। अब ये सब प्रक्रिया जो है ऐसे साइलेंटली होती रहती है। ऐसा नहीं कि आज प्रक्रिया हुई तो लौह खनिज की ऑक्सीजन से कल वो लाल हो गई। ये सतत शाश्वत रूप में चलने वाली प्रक्रिया है और एक लंबे समय के बाद धीरे धीरे वहाँ का जो मृदा है वो जो बनती है मृदा वो लाल रंग की बनती है। और अब समझ में आ गया हमें कि जिस कहीं भी यदि आप अपने आसपास मृदा के रंग को देखोगे तो आप थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हो कि इस मृदा में कौन सा खनिज हो सकता है। तो जो लाल रंग की मृदा है उसमें लौह खनिज जो है वो भरपूर होता है। अगली मृदा है तटवर्ती कांप की मृदा। अब हम यदि इस मानचित्र में देखें तो तटवर्ती कांप की मृदा गुलाबी रंग से दर्शाई गई है और ये पुनः ये तटीय प्रदेशों में हमें दिखाई दे रही है। तो कोंकण की अधिकांश नदियां लंबाई में कम परंतु वेगवान होती हैं। कोंकण क्षेत्र की जो नदियां हैं वो लंबाई में कम है, छोटी हैं, लेकिन उनकी गति बहुत तेज है। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ी प्रदेशों में बहती हैं और पहाड़ी प्रदेशों में बहने वाली नदियां हैं जो उनकी गति तेज होती है। परिणाम स्वरूप नदियों द्वारा लाई गई कांप की मिट्टी नदी के मुहाने पर जमा हो जाती है। नदियां जिन रास्तों से बहती हैं अपने साथ मिट्टी बहा कर ले जाती हैं, तो वो जो मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ होती है, जिसे हम कांप की मिट्टी कहते हैं। तो ये मिट्टी नदी के मुहाने पर इकट्ठा हो जाती है। मुहाना मतलब वो स्थान जहाँ नदी सागर से मिलती है, तो वहाँ पर ये कांप की मिट्टी इकट्ठा हो जाती है। तो पश्चिमी तटवर्ती भागों में नदियों के मुहाने पर इस मृदा का निर्माण हुआ है। और वो इलाके हैं जैसे मुंबई के पास हम देखते हैं पनवेल, धर्मतर, ये सारे सारे क्षेत्र जो है यहाँ पर ये कांप का प्रदेश है, कांप की मिट्टी का प्रदेश है। अगला है पीली सी कत्थई मृदा या पीली मृदा। ये कहाँ पाई जाती है? तो यदि हम महाराष्ट्र के मानचित्र में देखें तो ये जो मृदा है अपरिपक्व मृदा जिसे हम कहते हैं, ये कहाँ मिलती है? तो ये हमें दिखाई देती है चंद्रपुर भंडारा के पूर्वी भाग में। ये चंद्रपुर का पूर्वी भाग, ये भंडारा का पूर्वी भाग, और भंडारा के थोड़े से उत्तर पूर्व में भी हमें दिखाई दे रही है, और सह्याद्री के पर्वतीय भागों में, ये सह्याद्री का पर्वतीय इलाका। अब ये इन क्षेत्रों में ये मृदा किस तरह से बनती है? तो ये मृदा जो बनती है अतिरिक्त वर्षा के प्रदेशों में यह मृदा पाई जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। यह मृदा अधिकांशतः उपजाऊ नहीं होती है, अतः कृषि के लिए इसका उपयोग बहुत कम होता है। अब अगला हमारा बिंदु है मृदा क्षरण और
अवनति। मृदा का क्षरण क्या है और अवनति क्या है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो मृदा क्षरण हम देखते हैं कि लगातार पानी से, हवा से जो है चट्टानें टूटती रहती हैं, इनका छीजन होते रहता है। मैंने बताया कि जब लगातार ये इस पे सूर्य की रोशनी पड़ती है, पानी इन पे पड़ता है, या हवाएं, तेज हवाओं से ये टकराती हैं इनसे, तो इसमें धीरे धीरे ये जो है ऊपरी आवरण जो है इसका, इसमें छीजन होती रहती है। इसे हम क्षरण कहते हैं। यहां पर भी हम देख रहे हैं, यहां पर पेड़ पौधे हैं। जब ये पेड़ पौधे यदि पहाड़ों पे नहीं रहते तो क्या होता है कि जो बारिश होती है उस बारिश में वो सारा वहाँ की मिट्टी बह जाती है और ऊपरी जो क्षेत्र है वो देखो अब कैसे अनावृत हो गया। ये यहाँ पर पेड़ पौधे हमें दिखाई दे रहे हैं इस चित्र में, तो जमीन के ऊपर हमें काफी कुछ हिस्सा हरा हरा दिखाई दे रहा है, मृदा अच्छी दिखाई दे रही है। जब ये पेड़ पौधे यदि यहाँ पर नहीं रहते हैं तो क्या होता है, जब बारिश होती है तो ये सारी जो मृदा है ये बह जाती है और ये चट्टानें अनावृत हो जाती हैं। तो इस तरह से ये मृदा का क्षरण होते रहता है, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा। सतत पानी जो है किनारों से टकराता है, समुद्री किनारे जो हैं, ज्वार जब आता है, लहरें आती हैं तो ये किनारों से टकराते रहता है। यहाँ जब नदियाँ बहती हैं तो पानी किनारे अपने अपने किनारों पर कटाव होते रहता है। नदी की तेज गति के कारण, प्रवाह के कारण किनारों पर कटाव होते रहता है और मृदा का जो है क्षरण होता है। ये जो अब ये मृदा एक पानी के साथ बह गई तो यहाँ अब मृदा का क्षरण हो गया यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, तो मृदा का क्षरण जो है ये कई कारणों से होते रहता है। कुछ कारण प्राकृतिक होते हैं और कुछ कारण मानव निर्मित भी होते हैं। मानव निर्मित कारण कौन से हैं? तो मानव निर्मित कारण है कि मनुष्य जो अपने आवास के लिए, अपने भोजन के लिए, खेती के लिए वो जमीन पर खेती करना शुरू कर देता है, जंगल काटने लगता है। और तो इस तरह से ये जो है ये मानव निर्मित कारण है। जब जंगल कम हो जाते हैं, पेड़ पौधे कम हो जाते हैं, वहाँ बिल्डिंगें बनने लगती हैं, तो वो इलाका जो है, वो क्षेत्र जो है, वहाँ पर मृदा का क्षरण तेज गति से होता है। क्योंकि वहाँ पे जब पेड़ पौधे कट गए तो उस मृदा को रोक के रखने के लिए जो जड़ें होती हैं, पेड़ की जड़ें, वो बहुत बड़े जाल का काम करती हैं कि वो मिट्टी को अपने में आप में बांध के रखती हैं, रोक के रखती हैं। लेकिन जब वहाँ किसी क्षेत्र स्थान से पेड़ पौधे हट गए, कट गए, तो वो ज़मीन जो है खुल जाती है। यानी वहाँ जो लगातार हवा से, बारिश से वहाँ की जो मृदा है वो निकल जाती है और वो मिट्टी बंजर, ज़मीन बंजर होने लगती है। तो इस तरह से मृदा का क्षरण प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों कारणों से होते रहता है। वायु एवं जल की वजह से मृदा की परत बह जाती है, अर्थात मृदा क्षरण होता है। बहता जल, जलवायु तथा प्राकृतिक रचना की विविधता के कारण मृदा का क्षरण होता है। जिस प्रकार मृदा का क्षरण होता है, यानी ये तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया हुई, वैसे ही कुछ कारणों से मृदा की गुणवत्ता भी कम होती है। कैसे? और इस जो मृदा की जो गुणवत्ता कम होती है, इसी को हम कहते हैं मृदा की अवनति होना। उन्नति और अवनति, उन्नति मतलब आगे बढ़ना, प्रगति होना, अवनति मतलब उन्नति में कमी आना, पीछे होना। तो यहाँ पीछे होना या अवनति होना मतलब क्या है कि गुणवत्ता में कमी आ जाना। क्योंकि अब ये गुणवत्ता में कमी क्यों आती है? कुछ कारण है ना, इसके वजह से इसकी गुणवत्ता में कमी आई। चलो देखते हैं वो कारण क्या है। कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक कीटनाशकों और तृणनाशकों का भी उपयोग किया जाता है। फसलों से उर्वरक और खादों का अति उपयोग करने से मृदा अवनति होती है। हम अच्छे से अच्छे, हमें अधिक से अधिक फसल मिले तो हम उर्वरक और खादों का अति उपयोग भी कभी कभी करते हैं, रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फसल तो हमें कुछ समय के लिए अच्छी मिल जाती है, लेकिन वहाँ की जो मृदा है उसकी क्वालिटी कम होते जाती है।
यहाँ फसलों पर हम रासायनिक दवाओं का छिड़काव हम देखते हैं, और इन सब की वजह से मृदा की अवनति होती है, यानी मृदा की गुणवत्ता कम होती है। तो इन सब से बचने के लिए अब ये मनुष्य ने इतनी ज़्यादा उन्नति की, प्रगति की, लेकिन जितनी मनुष्य ने उन्नति और प्रगति की उतनी ही हमारी प्राकृतिक संपदाएं जो है वो नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई, और उनमें से मृदा भी एक है। मृदा का क्षरण हुआ, मृदा की अवनति हुई, यानी मृदा की गुणवत्ता कम हुई। तो अब ऐसा महसूस हुआ कि नहीं भाई, इस संसाधन का हमें संवर्धन भी करना चाहिए, क्योंकि मृदा, हम इसका निर्माण किसी लैब में, प्रयोगशाला में नहीं कर सकते। हम घर में इसको गैस पे नहीं बना सकते कि चलो मन आया तो हमने चाय बना ली, दाल चावल बना लिया, खाने के लिए भोजन पका लिया, वैसे मृदा भी बना लेंगे। तो मृदा का उत्पादन किसी फैक्ट्री में, कंपनी में नहीं होता। तो इस मृदा तो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त संपदा है। तो जब यदि ये मृदा का क्षरण होते रहेगा या उसकी अवनति होती रहेगी, तो आने वाले समय में सजीव सृष्टि का बचना भी मुश्किल हो जाएगा। तो जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, ये धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। तो इसलिए मृदा के संवर्धन की आवश्यकता महसूस हुई है। तो इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। खेतों की उपजाऊ मृदा वर्षा के जल के साथ बह न जाए, इसलिए खेतों में मेड़बंदी की जाती है। तो सबसे जो पहला उपाय किया गया है कि खेतों में जो मृदा है ये उपजाऊ है, क्योंकि अच्छी फसल पैदा होती है, लेकिन वो बह न जाए, पानी के साथ, बारिश के साथ बह न जाए, इसलिए खेतों में मेड़बंदी की जाती है। मेड़बंदी क्या है, तो उसको आगे हम देखते हैं कि खेतों के चारों ओर बाड़ बना दी जाती है, और इन मेड़ों पर उचित मात्रा में छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं, ताकि वो पौधे भी जो है उस मिट्टी को जकड़े रखते हैं। खेतों में अति ढलान वाले भागों में पत्थर की सहायता से मेड़ बनाना, ये कार्य मृदा संवर्धन विभाग की ओर से किए जाते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ खेतों में चारों तरफ ये मेड़ बना दी गई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ढलान वाले क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी हम ये खेतों के किनारों पर मेड़ बनी हुई है। तो जब पानी ऊपर से बहेगा भी, तो भी ये मेड़ जो है इस पानी को रोक लेगी, और इन मेड़ों पर छोटे छोटे पौधे भी लगा दिए जाते हैं। तो ये पौधे जो हैं इस मिट्टी को रोक कर रखते हैं, मिट्टी को बहने नहीं देते। तो इस तरह से मृदा संवर्धन के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो है वो खेतों में मेड़बंदी करना। दूसरा उपाय हम क्या देखते हैं, मृदा संवर्धन के लिए पहाड़ी ढलान पर समान स्तर पर नालियां भी खोदी जाती हैं, और ऐसी नालियां बनाने से ढलान वाले क्षेत्रों से आने वाले जल का वेग कम हो जाता है, और इसके कारण छीजन रुक जाती है। इन नालियों के कारण रुका हुआ जल भूमि में रिसने में सहायता मिलती है। जब वो पहाड़ी ढलान पर नालियां बना दी गई हैं, तो पानी वो नालों में इकट्ठा हो जाता है, और उससे क्या होता है कि पानी का जो बहने का जो वेग है, प्रवाह है, वो थोड़ा कम हो जाता है। इसके कारण छीजन रुक जाती है, और ये जो नालियों में रुका हुआ पानी है धीरे धीरे क्या होता है, जमीन में रिस जाता है, यानी जमीन के अंदर चला जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पहाड़ी ढलान पर ये नालियां बना दी गई हैं। ये देखो हम देख रहे हैं पूरा, यहाँ पर भी हम सब देख रहे हैं। तो जब ये ऊपर से पानी यदि बहता भी है, तो नीचे आते आते इन नालियों में इकट्ठा हो जाता है, और जब ये नालियां रुकी तो पानी को एकदम खुला रास्ता नहीं मिला बहने के लिए, तो पानी की स्पीड जो है, गति भी कम हो जाती है यहाँ पर, और इसके कारण जो है ये मिट्टी बहने से जो यहाँ की मृदा है, मिट्टी नहीं, यहाँ की जो मृदा है वो नहीं बह पाती, यानी उसका छीजन रुक जाता है, और धीरे धीरे ये पानी जमीन में रिस जाता है। तो भूजल की जो मात्रा है, वो भूजल का स्तर जो है वो बढ़ते रहता है। महाराष्ट्र सरकार ने भी इसके लिए कई प्रयास किए हैं। मृदा संवर्धन के लिए कई कार्यक्रम प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे उपक्रम चलाए जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है, अपवाह क्षेत्र विकास के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण भागों में खेतों के ढलान वाले क्षेत्रों में मेड़बंदी करने का कार्यक्रम शुरू किया है। जन जागरण का कार्यक्रम भी शुरू किया है। लोगों को जागृत किया जा रहा है कि अभी हमें किस तरह से अपनी मृदा को संभाल कर रखना है। यह मृदा 1-2.5 सेंटीमीटर की मृदा की परत बनने में हजारों साल लगते हैं, तो इसे हमें बहुत ही संभाल कर इसका उपयोग करना है। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत, मेड़बंदी कार्यक्रम के अंतर्गत, पानी रोको पानी रिसाओ, यह योजना सफल हुई है।
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खेत के चारों तरफ मेड़ बना दी गई है, तो जो बारिश का पानी है वह इकट्ठा हो जाता है अंदर ही और बाहर की तरफ बहने नहीं पाता, और धीरे धीरे क्या होता है, ये पानी जमीन के अंदर रिस जाता है और इससे भूजल का स्तर बढ़ता है। और भूजल का स्तर बने रहे, बढ़ता रहे, ये बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो जमीन जो है सूखने लगती है और धीरे धीरे वो मरुस्थल बनने की प्रक्रिया की ओर अग्रसर होने लगती है। तो भूजल, जिस तरह से हमें जमीन के ऊपर पीने के लिए पानी चाहिए, अन्य कामों के लिए पानी चाहिए, उसी तरह जमीन के अंदर भी पानी का स्तर मेंटेन रहना चाहिए। इसीलिए यह पानी रोको पानी रिसाव योजना जो है चलाई गई है और ये बहुत सफल भी हुई है। भूजल स्तर में वृद्धि करने के प्रयासों के साथ साथ मृदा का क्षरण होना भी कम हुआ है। हाल ही में सरकार द्वारा खेत तालाब योजना शुरू की गई है, यानी खेतों के बीच में छोटे छोटे तालाब बनाए गए हैं और इस खेत तालाब में और भी बहुत सारे उपक्रम हैं। खेतों में बांध बनाना, छोटे छोटे नालों में पानी को रोकना, नाले जोड़ना जैसे काम बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। जलयुक्त शिवार अभियान। महाराष्ट्र राज्य के लिए जलयुक्त शिवार अभियान बहुत बड़े पैमाने पर चलाया गया। जलयुक्त शिवार अभियान क्या है? यह खेती के लिए जल प्रदान करने की योजना है। जलयुक्त शिवार अभियान राज्य में एक विशाल जल संरक्षण कार्यक्रम है। पानी का संरक्षण करना, और पानी का जब संरक्षण होगा, पानी की मात्रा बनी रहेगी, तो मृदा की क्वालिटी भी अच्छी बनी रहती है। इस योजना का उद्देश्य जल संसाधनों को संग्रहित करना और प्रबंधन करना है और उन क्षेत्रों पर, उन इलाकों में उपयोग करना है जहां किसानों को कम बारिश और सिंचाई की समस्या से जूझना पड़ता है। तो ये जल युक्त शिवार, ये है तो पानी के लिए योजना, जल संरक्षण कार्यक्रम है, लेकिन जल स्तर जब बना रहता है, पानी रुका रहता है, तो मृदा का छीजन नहीं होता, मृदा की अवनति नहीं होती। तो जब मृदा के छीजन रुकता है, मृदा क्षरण जो है वो रुकता है, तो उस स्थान पर मृदा का स्तर बना रहता है, उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। तो यह जो योजना है जलयुक्त शिवार, यह प्रत्यक्ष रूप से तो हम देखते हैं कि पानी के लिए है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में हम देखें तो मृदा क्षरण को रोकने के लिए भी है। मृदा संवर्धन होता है इससे। इस परियोजना में धाराओं को गहरा और चौड़ा करना शामिल है। सीमेंट और मिट्टी के बांधों का निर्माण, नालों पर काम करना और खेत तालाबों की खुदाई करना भी शामिल है। तो जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पानी को रोका गया है बांध बनाकर, और आसपास का इलाका हम देख रहे हैं कि कितना हरियाली भरा है, हरितिमा ही हरितिमा हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरह से यह जो है पानी धाराओं को गहरा करना, यानी इसकी जमीन की खुदाई करके ज़्यादा गहराई बढ़ाना ताकि अधिक से अधिक पानी इकट्ठा हो सके, और खेत तालाबों की खुदाई हो जिससे कि खेतों के पास पानी का जो है पानी इकट्ठा हो, और पानी जल रिस कर जमीन में जाए, भूजल का स्तर बढ़े और मृदा का क्षरण न हो। तो इससे क्या होता है कि दूसरी बात है कि पानी जब हम यहाँ, मृदा की अवनति को रोकने के लिए रासायनिक खादों तथा कीटनाशकों के अतिरिक्त उपयोग से बचना चाहिए। जैविक खादों अर्थात केंचुए की खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद का उपयोग करके मृदा में स्थित पीएच वैल्यू का संतुलन बनाए रखा जाता है। तो जो हमें ये रासायनिक खाद है, कीटनाशक हैं, इनका उपयोग हमें अतिरिक्त उपयोग नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनका उपयोग किया तो ये हमारी फसलों को तो वृद्धि देते हैं, लेकिन हमारी मृदा को नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी जगह पर हमें ये जैविक खाद या केंचुए की खाद, गोबर की खाद, और आजकल तो हम ये अपने घरों में जो भी हमारा ये कचरा निकलता है, भाजी के छिलके वगैरह निकलते हैं, इनको उपयोग करके भी हम आजकल खाद बनाई जाती है। हम सब अपने महानगरों में, अपने आसपास भी हमने प्रशासन में
ओला कचरा आणि सूखा कचरा, यानी गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग जो करके देने का जो एक सिस्टम शुरू हुआ है, उसमें ये जो गीला कचरा है यानी जो घरों में जो भी बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है, कई बार भोजन खराब हो जाता है, कई बार सामान सड़ जाता है, या जो भाजी के छिलके वगैरह निकलते हैं, इनको इकट्ठा करके इसको बायोकल्चर के माध्यम से इसको खाद के रूप में इसका रूपांतरण होता है। और इस खाद का उपयोग जो यदि हम करते हैं तो ये भी हमारे मृदा की क्वालिटी तो बढ़ाता ही है, और हमारे फसलों को भी अच्छा पोषक सामग्री देने में सहायक होता है। हम घरों में भी इसका उपयोग छोटे पैमाने पे कर सकते हैं। यदि हमारे घरों में छोटा थोड़ा सा ही कचरा निकलता है, आलू का छीला उसका छिलका निकला, या अन्य भाजी हमने छीली उसका छिलका निकला, और उसे अभी यदि हम अपने मिक्सर में पीस लेते हैं और उस मिक्सचर को, जो पीसा हुआ जो मिश्रण है, उसे हम अपने गमलों की मिट्टी में डाल देते हैं, तो भी आप आश्चर्यजनक रूप से आप देखोगे कि जो पौधे हैं उनके पत्तों का रंग बदल जाता है, रंग एकदम खिल जाता है। पत्तों के जो एक टेक्सचर होता है, उसकी छुअन पत्तों की आप देखोगे तो महसूस होगा, वो पत्तों की छुअन बदल जाती है, यानी इतना इसका तुरंत अच्छा हमें रिजल्ट दिखाई देता है। तो ये जैविक खाद जो है, इसका उपयोग हमें अधिक से अधिक करना चाहिए। जैविक खाद जो होती है ये हमारी जमीन को, हमारी मृदा को पोषण देती है, और रासायनिक खाद जो है वो केवल हमारे पौधों को पोषण देती है। तो पौधों में तो वृद्धि हो जाती है रासायनिक खाद के उपयोग से, लेकिन मृदा की गुणवत्ता कम हो जाती है। इसलिए हमें जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग नहीं करना चाहिए, और जैविक खाद का उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।